हाय। आज मैं एक्सक्रीशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है रैस मैकेनिज्म, जिसको इसका जो फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे काम करता है, कब इसका रिक्वायरमेंट होता है, क्या बॉडी के अंदर हमेशा ये चीज़ें देखा जाता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। अब देखो, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी पे हमेशा नहीं होता है, तो बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन कंडीशन आ जाता है तो उस टाइम पे इसका रिक्वायरमेंट होता है। और ये कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जो रेनिन है ना, एक एक्चुअल में हार्मोन है। हमारे बॉडी के अंदर जनरली जो हार्मोन का फंक्शन देखोगे, जो एंडोक्राइन चैप्टर पे देखोगे, हार्मोन चैप्टर पे देखोगे, वहाँ पे बोला जाता है हार्मोन जो रिसेंट डेफिनेशन है, तो वहाँ पे ये बोला जाता है हार्मोन इज ए नॉन न्यूट्रेंट केमिकल व्हिच एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर दैट प्रोड्यूस। इसका कोई न्यूट्रेंट एनर्जी नहीं है, तो एक सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर मैसेज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक वो ट्रांसफर करता है, और बॉडी पे बहुत मिनिमम अमाउंट पे इसका फॉर्मेशन होता है, रिलीज होता है, और बॉडी का डिस्टेंट कोई पार्ट पे, ऑर्गन पे वो ट्रांसफर होकर उस पर्टिकुलर एरिया पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उसके प्रेजेंस पे वो काम करता है। बट यहाँ पे जो रेनिन के बारे में बता रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्चुअल में इसका जो इफेक्ट देखोगे, ये एक्चुअल में एज ए कैटलिस्ट के तरह काम कर रहा है। जनरली ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, बट इस पार्ट पे देखोगे ये एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड पे लेकर चलता हूँ कि रेनिन होता क्या है, मतलब रेनिन एक्चुअल में कहाँ से फॉर्मेशन होता है। देखो कि रेनिन का जो फॉर्मेशन होता है तो एक्चुअल में जीजी सेल से फॉर्म होता है, जो जस्टाग्लोमेरुलस सेल है। तो देखो कि यहाँ पे इसका जो प्रेजेंस है वो एक्चुअल में किडनी के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये अंदर की तरफ एक्चुअल में एक ग्लोमेरुलस का फॉर्म किया। तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, जैसे वो बायोन, यहाँ पे पीछे की तरफ, इसके नीचे की तरफ बायोन कैप्सूल ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा मैं स्लाइड डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके बारे में हमको जरूरत नहीं है जानने का। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, ये एक्चुअल में जो मैकुलर डेंसर सेल है, ये एक्चुअल में पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे नहीं, क्योंकि देखो कि हमारे बॉडी पे जो नेफ्रॉन होता है, कुछ होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और कुछ होता है जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट 85% के आसपास जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर वो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15% के आसपास होता है जो जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जनरली साइज पे छोटा होता है, और जो जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होता है वो साइज पे बड़ा होता है, और उसके अंदर जो ये का कैपिलरीज होता है, तो उसका प्रॉपर मतलब जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और एक जो डेंस नेटवर्क ऑफ जो भाषा रेक्टी का जो फॉर्मेशन है, तो वो एक्चुअल में जस्टाग्लोमेरुलस पे उसका जो लूप ऑफ हेनली होता है उसका साइज बड़ा होता है, वहाँ पे उसको प्रॉपरली देखा जाता है। भाषा रेक्टी एक्चुअल में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो प्रॉपरली मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरत होता है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे पता करने का जरूरत नहीं है।
आप देखोगे जो जस्टाग्लोमेरुलस नेफ्रॉन है वहां पे जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको बोला जा रहा है मैकुला डेंसा सेल। अब ये जो मैकुला डेंसा सेल है इसको, और यहाँ पे ये जो सेल है इसको बोला जाता है जीजी सेल या जस्टाग्लोमेरुलस सेल। देखो ये जब एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस फॉर्म करने के बाद वो एफरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म पे बाहर जा रहा है, इस मैकुला डेंसा सेल मतलब जो डीसीटी का पार्ट है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसे देखोगे ये मान लो एक नेफ्रॉन का यहाँ पे बावन कैप्सूल है, ये ऐसे इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जा रहा है, फिर लूप ऑफ हेनली होकर फिर ऊपर आ रहा है। ये जो फिर ऊपर आने के टाइम पे ये जो डीसीटी है ना, ये एक्चुअल में जहाँ पे इसको थोड़ा इस डायमेंशन पे देखोगी तो एक्चुअल में इस पार्ट पे ये ओपन होता है, मतलब इसको ये नीचे जाकर ना फिर वापस एक्चुअल में जो पीसीटी है उसके साइड बाय साइड वो मतलब कलेक्टिंग डार्ट के साइड बाय साइड जाकर फिर जाकर कलेक्टिंग डार्ट के साथ वो मार्च होता है। तो यहाँ पे देखोगे जो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो मैकुला डेंसा सेल है, उस मैकुला डेंसा सेल और यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल पार्ट पे मतलब ये एक्चुअल में जीजी सेल जो है ये इस पार्ट पे भी प्रेजेंस होता है, बट मेनली बोला जाता है जो एफरेंट आर्टेरियल के पार्ट पे जो स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल है, एक्चुअल में एक मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल है, उसको बोला जाता है जीजी सेल। तो जीजी सेल प्लस मैकुला डेंसा सेल इन दोनों को एक साथ बोला जाता है जीजी एपैरेटस, जस्टाग्लोमेरुलस एपैरेटस। अब यहाँ पे देखोगे ये जो जीजी सेल है ना ये रिलीज कर रहा है रेनिन। अब ये रेनिन कैसे एक कैस्केड मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के अंदर जो कंडीशन बताऊंगा तो उस टाइम के दौरान ये कैसे काम करता है। मैकुला डेंसा सेल जनरली ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट पे NaCl और H2O का रीअब्जॉर्प्शन, क्या साथ में ये भी बता सकता हूँ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और साथ में H2O का रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म पे चलता हूँ, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे एक्चुअल में रेनिन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है। तो इसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म पे चलता हूँ। देखो ये कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। अब इसका रिक्वायरमेंट कब होगा, ये मैकेनिज्म कब काम करेगा, when this mechanism occurs। जब किडनी के अंदर जब एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जब ब्लड हमारे बॉडी पे, मैं दो तीन चीजें मेंशन कर देता हूँ फिर इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो क्या होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर लो होना क्या इंक्रीज होना मतलब ज़्यादा होना, वो दोनों कंडीशन ही बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। हमको बॉडी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए। अब क्या होता है यहाँ पे देखोगे जो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जो भी ब्लड आ रहा है किडनी के पास फिल्ट्रेट होने के लिए, तो यहाँ पे कभी भी ब्लड का प्रेशर सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं होगा तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो ग्लोमेरुलस के थ्रू जब फिल्टर हो रहे हैं तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद की बाकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो वो फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, बॉडी के अंदर जो बहुत सारी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो ब्लड पे सर्कुलेट होता जाएगा, तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होता जाएगा और वो बॉडी के लिए दिक्कत कर सकता है, बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्म करेगा जो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो इसके लिए उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान कि जो ब्लड प्रेशर है उसको ठीक करने के लिए मतलब इंक्रीज करने के लिए, जितना वो कम हो गया था तो उसको इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म का स्टार्ट होता है। एक इमरजेंसी कंडीशन बता सकते हो बॉडी के हिसाब से
जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज करेगा, जैसे एक कोई ब्लड वेसल के अंदर जब ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है वहां पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका भी सप्लाई बॉडी के अंदर कम हो रहा है। तो इसके वजह से तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे अब किसका रिलीज होगा, जो जीजी सेल है किडनी का, ये रिलीज करेगा रेनिन का। अब ये रेनिन अकेला काम नहीं करता, ये कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड मैकेनिज्म होता क्या है, जैसे देखोगे जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो भी एक कैस्केड मैकेनिज्म है। तो वहां पे ये ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रेनिन के थ्रू ही ये रेगुलेट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी फैक्टर होता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। जैसे देखोगे मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस प्रिपरेशन के दौरान देखोगे तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, हर जगह से मान लो पहले तुमने कोई कोचिंग पे ज्वाइन किया, फिर वहाँ से मटेरियल्स कलेक्ट किया, उसके सिलेबस के बारे में पता किया, पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे नॉलेज गेन किया, तो उसके बाद वो तुम उसके रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू उस चीज़ के मतलब उस प्रिपरेशन के लायक तुमने खुद को बना लिया और फिर जाकर अटेम्प्ट किया, तुमने सक्सेस पा लिया। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि रेनिन अकेला हो रहा है, ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ मटेरियल्स दे दिया और तुमने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। तो इस केस में बता रहा हूँ कि सिर्फ रेनिन रिलीज होकर ये सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे एक कैस्केड मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म के थ्रू ये इनडायरेक्टली एक्चुअल में इसका ये जो सारी प्रॉब्लम है इसका ये सॉर्ट आउट करेगा। अब देखो मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म करेगा, तो पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। फिगर देखो, थोड़ा छोटा फिगर ड्रॉ करता हूँ, नहीं तो इतना बड़ा फिगर ड्रॉ कराऊंगा तो पहले मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद समझा रहा हूँ। देखो
क्या होगा, पहले लिवर से एक प्लाज्मा प्रोटीन का रिलीज होता है जिसको बोला जाता है, ये लिवर है, एक किडनी है, ये लंग्स है, तो पहले क्या होता है, लिवर से एक प्लाज्मा प्रोटीन का रिलीज होता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिनोजन। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ये एक्चुअल में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ये इनएक्टिव मतलब अभी इसका कोई रोल नहीं। अब जैसे लिवर से ये एंजियोटेंसिन का रिलीज होगा, मतलब कुछ कौन सी कंडीशन पे बता रहा हूं, जो ब्लड प्रेशर जब कम हो रहा है, ग्लोमेरुलस पे फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर दौरान लिवर से ये पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिलीज किया जाता है। अब जैसे ये पॉलीपेप्टाइड का ये रिलीज होगा, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है ये अकेला ये एक्टिव नहीं होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए चाहिए होता है रेनिन का। और ये रेनिन कहां से रिलीज हो रहा है, किडनी से। कौन सा पार्ट से, जीजी सेल से, किडनी का जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से किसका रिलीज हो रहा है, रेनिन का रिलीज हो रहा है। अब ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 पे कन्वर्ट कर देगा। इसको किस पे कन्वर्ट कर दिया, इसको थोड़ा मैं थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, ठीक। चलो, तो एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव सब्सटेंस था, ये रेनिन के प्रेजेंस पे किडनी से जीजी सेल से रेनिन रिलीज होने के बाद ये रेनिन हार्मोन क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को ये एंजियोटेंसिन 1 पे कन्वर्ट कर दिया। अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, अब काम कब करेगा। अब क्या होता है, लंग से एक और सब्सटेंस रिलीज होता है, इसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन हुआ है एंजियोटेंसिन 1 का, इसको ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 पे। थोड़ा शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है पता नहीं। और ये एक्टिव फॉर्म है, आप ये काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ तक दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, बस कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये एंजियोटेंसिन के बाद, एंजियोटेंसिन 2 के बाद एक और फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड, और यहां से रिलीज हो रहा है ऑल्डोस्टेरोन। यहां से क्या रिलीज हो रहा है, ऑल्डोस्टेरोन। तो इसका मैकेनिज्म पे मैं थोड़ा बाद में आ रहा हूं।
तो पहले क्या हुआ, पहले बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हुआ, फिर जाकर क्या हुआ, बॉडी को मतलब जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम हुआ था, तो इसके वजह से वहां पे जो रिसेप्टर सेल था, मतलब जो जीजी सेल के पास जो रिसेप्टर सेल था, उन्होंने रिलीज किया रेनिन का। बट रेनिन अकेला काम नहीं कर सकते, उसके लिए एक सब्सटेंस चाहिए होता है, वो होता है एंजियोटेंसिनोजन। उसका रिलीज कौन कर रहा है, लिवर। तो लिवर रिलीज करके उसको रिलीज कर दिया ब्लड पे। तो जैसे रिलीज किया तो रेनिन किडनी का जो जीजी सेल रेनिन रिलीज किया, फिर ये रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजन जो लिवर से रिलीज हो रहा था वो इनएक्टिव सब्सटेंस था, तो इसको ये कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 पे। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 भी अभी कोई काम का नहीं है, तो इसको फिर स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको एक्चुअल में कन्वर्ट किया जाता है लंग से, एक और सब्सटेंस, एक और एंजाइम का रिलीज होता है जिसको बोला जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई। ये जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये 2 पे कन्वर्ट कर दिया, अभी ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे दो टाइप का मैकेनिज्म चलता है। जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट हो जाएगा, वो डायरेक्टली कुछ काम कर सकता है, और इनडायरेक्टली एल्डोस्टेरोन के थ्रू जो ये बाद में जाकर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करेगा। ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 जाकर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड से ये एक और हार्मोन का रिलीज करता है, ऑल्डोस्टेरोन। अब ये ऑल्डोस्टेरोन भी इनडायरेक्टली जाकर काम करेगा, और सिमिलरली एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली एक काम करता है। अब क्या करेगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, अब आएगा कौन सा पार्ट पे, किडनी पे। ये कैसे काम करेगा, जैसे एंजियोटेंसिन 2 का रिलीज होगा, ये मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 पे। ये क्या करेगा, जो जो चीजें वहां पे हो रहा था इसका ये चेंज करना स्टार्ट कर देगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड फ्लो, ये सबका क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले एंजियोटेंसिन 1 हुआ, पहले एंजियोटेंसिनोजन था, फिर एंजियोटेंसिन 1 हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट हुआ, और जैसे ये एंजियोटेंसिन फिर किडनी के पास आया, अब किडनी पे ये क्या किया, तो वहां पे पीसीटी पार्ट पे, वहां पे क्या गया, पीसीटी नहीं एक्चुअल में जो एफरेन आर्टेरियल का जो ब्लड वेसल है, जो उसके बाद जो आर्टेरियल मतलब एफरेन आर्टरी से जो आर्टेरियल का फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब वहां पे जो रिसेप्टर सेल है वो क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसो मींस एक्चुअल में जो ब्लड वस्कुलर मतलब जो वस्कुलर पार्ट है, जो ब्लड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अब देखो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये सारी जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअल में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के साथ कनेक्टेड है। अब देखो, जैसे देखोगे ये के केस में, आर्टरी और वेन के केस में, आर्टरी का क्या होता है, सपोज थोड़ा यहाँ पे मैं तो दो फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो ये है वेन और ये है आर्टरी। आर्टरी के थ्रू ब्लड का फ्लो क्या होता है, बहुत स्पीड पे जाता है। किस लिए, क्योंकि उसका जो लुमेन होता है ये छोटा होता है। लुमेन मतलब उसका अंदर का जो कैविटी पार्ट है, तो इसके वजह से क्या होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। एक पाइप के थ्रू मान लो सेम अमाउंट ऑफ मैं कोई फ्लूइड को रिलीज कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो उसके वजह से उसका रिलीज होने के साथ साथ वहाँ पे प्रेशर, जैसे मान लो एक बड़ा साइज का पाइप है, इसके साथ मैंने और भी छोटा छोटा पाइप है, मतलब मान लो यहाँ पे इसका खत्म कर दिया और यहाँ पे मैंने दो छोटा छोटा पाइप है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे ये एक बड़ा साइज पाइप के अंदर जितना पानी जा रहा था, यहाँ पे जितना प्रेशर हो रहा था, ये जब ये छोटा पाइप के अंदर जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने का साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड का अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे भेजना चाहिए था, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म होता है, जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया जाएगा, मतलब
जितने भी ब्लड वेसल के अंदर जो लुमेन पार्ट है तो इसको और भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और भी कम कर दिया जाएगा। जैसे कम कर दिया जाएगा तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी सप्लाई बढ़ जाएगा और ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है उसके थ्रू जो प्रॉब्लम चल रहा था, जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था, उसको मैंने दोबारा नॉर्मलाइज कर दिया इंक्रीज करके। यहाँ पे एक और जो मैकेनिज्म है जो इनडायरेक्टली काम करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो एंजियोटेंसिन 2 है जो एक्टिव फॉर्म है, तो ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे आता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड पे आएगा ये एड्रिनल ग्लैंड से ऑल्डोस्टेरोन का रिलीज करेगा। ये जो ऑल्डोस्टेरोन है ये भी सिमिलरली एक नेफ्रॉन पार्ट पे जाता है। नेफ्रॉन पार्ट पे जाकर ये क्या करता है, जो डीसीटी पार्ट है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो उस पर्टिकुलर एरिया से सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। NaCl और H2O का जो रीअब्जॉर्प्शन है ये वहां पे जाकर इंक्रीज कर देगा। कौन? ऑल्डोस्टेरोन। कौन से पार्ट से? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑस्मोलरिटी है वो धीरे धीरे एक्चुअल में नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ऑस्मोलरिटी ज़्यादा ये ब्लड के अंदर उसका ये ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था, फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था। तो जैसे जैसे वो डाइल्यूट होता जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका जो फंक्शन है वो चेंजेस होता जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो गया था उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे एक और फैक्टर के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो हार्ट से रिलीज होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, मतलब एट्रियम पार्ट का जो एट्रियम जो ब्लड के अंदर जो ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है, तो वो ऑरिकल पार्ट पे इसका एक और नाम एट्रियम भी बोला जाता है। तो वहां से एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोला जाता है। उसका काम होता है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में रेनिन एंजियोटेंसिन का एंटागोनिस्टिक काम करता है। ये क्या कर रहा है, इसका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब वो ये क्या कर रहा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, वो डायलेशन करेगा। क्लियर है? आई थिंक इसके बारे में चीजें समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।